हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे धनराज पिल्ले जी के बारे में, उसके प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने आए हैं कि ये प्रश्नोत्तर हमसे क्या पूछ रहे हैं। देखिए, जब हम किसी तरीके का गद्यांश का चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब जैसे स्टोरी वगैरह रहती है, गद्य आपके जो रहते हैं, तो इनके क्वेश्चन आंसर्स हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाते हैं क्योंकि हम इसी लैंग्वेज में पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इस बुक में नहीं होती और हमसे पूछी जाती हैं, जैसे उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछ लिया गया, या अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी की जा सकती हैं जहां पर आपको स्वविवेक उत्तर देना, यानी कि आपको अपने हिसाब से उत्तर बनाने पड़ते हैं। गद्य में ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बराबर करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे, ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कहीं से देखकर या हेल्प लेकर लिखने से अच्छा है कि अपने आप करने की कोशिश करिए। कैसे करना है, ये हिंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, आप उनसे हिंट्स लीजिए, लेकिन उनको एज इट इज छापने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, उनको अपने आप से बनाकर करने की कोशिश करिए। तो पहला प्रश्न क्या है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो आपको अपने आप लिखना है कि उनकी कैसी छवि उतरती, कि वो कैसे व्यक्ति थे, कैसा उनका जीवन था। ये मतलब उनका व्यक्तित्व हमारे सामने कैसा आ रहा है, हमें उसके बारे में लिखना है। अब हम आपके सामने बनाकर लेकर आए हैं, आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, लेकिन करना आपको अपने आप है, क्योंकि आप अगर अभी से कोशिश नहीं शुरू करेंगे तो आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अभी से कोशिश करना शुरू करिए। क्या दिया है, साक्षात पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरती है कि वह स्वभाव से सीधे, सरल, भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। जो उन्होंने हर अपने उसमें बताया कि परिवार उनके लिए महत्व, उनके लिए जो है मित्र उनके लिए बहुत है, वो स्वाभिमानी है, मतलब अपने तरीके से काम करते हैं। स्पष्ट वक्ता है, वो ये नहीं देखते कि सामने लोग कैसा लग रहा है, उनके मन में जो आया वो चीज़ वो बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। परंतु जीवन के कठिन संघर्षों और आर्थिक संकटों से गुजरने के कारण वे अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। मतलब उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि वो जो सुरक्षा होती है वो उनके लिए नहीं, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने खुद अपने लिए अर्न करनी शुरू करी थी। उनको हर से कहीं से मिल नहीं रही थी, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो जब हम हर जगह अपने आप ही बढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि हमको सपोर्ट करने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। तो ये होता है असुरक्षा का भाव। प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया। उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करने से भी कोई परहेज नहीं। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई, ऐसा नहीं है, वे आज भी सरल व्यक्ति हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, ऐसा नहीं है। जब जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है, मतलब उसके जो स्वभाव है वो थोड़ा कड़क कठोर हो जाता है। लेकिन वो कठोरता इसलिए नहीं होती कि उसके स्वभाव में, वो इसलिए है क्योंकि वो जिंदगी देख कर आया है, चीजों को समझा है उसने, इसलिए उसके जीवन में क्या चीज हो जाती है, वो सीधा और सरल वक्तव्य करने लगता। तो सब लोग बोलते हैं कि तुनक मिजाज हो गया, मगर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज पिल्ले ने जमीन से उड़कर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 200 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। मतलब इन्होंने जो पूरा सफर किया वो आपको 200 शब्दों में लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए, 200 शब्दों 400 शब्दों में सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि कभी निबंध भी हो सकते हैं कि 200-250 शब्दों में लिखिए। कैसे हम लोग काउंट करें मैम, क्या करें? तो देखिए, इसको करने का तरीका बता रहे हैं। शब्द क्या होते हैं, जैसे ये धनराज पिल्ले, जमीन, उठकर, आसमान, सितारा, बनने, यात्रा। तो ये कितने हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक लाइन में आपके कितने आ रहे हैं? 8 वर्ड, 8 शब्द आ रहे हैं। ये हर किसी की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। देखिए, ये जो हमारे सपोर्टेड वर्ड्स रहते हैं इनको हम काउंट नहीं करते हैं। वर्ड क्या होते हैं? जो बड़े बड़े हमारे। तो इस तरीके से आपको देखना है। आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख के देखिए कि आपके एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी लाइंस लिखनी है। तो हम आपके सामने एक तरीके से यहां पर निबंध लेकर आए हैं
तो आपको यहां पर हम दिखाएंगे कि 200 शब्दों में उनका पूरा जीवन हमने किस तरीके से लिखा है। तो आप इसमें अपने हिसाब से भी चीजें लिख सकते हैं। क्या है? धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई है। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के थे, इस कारण उनके लिए हॉकी खेलने का शौक पूरा करना इतना आसान ना था। उनके पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्हें हॉकी खेलने के लिए अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी, लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। धनराज पिल्ले हार ना मानते हुए पुरानी स्टिक से ही निष्ठा और लगन से निरंतर अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया। ऑलविन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद धनराज पिल्ले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। तो इस तरीके से उनके बारे में पूरा लिखा। संघर्ष था, स्ट्रिक्ट नहीं थी, जो भी था, जो उन्होंने बताया जिस तरीके से, हमने वो देखा और उसी तरीके से लिख दिया। मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? मां ने ये चीज बताई कि तुम प्रसिद्ध हो चुके हो, ठीक है, तो प्रसिद्ध होने पे क्या होता है, लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। तो उन्होंने ये चीज बताई कि तुम जब प्रसिद्ध नहीं थे तो जैसा तुम थे वैसा ही रहो, विनम्रता जैसा स्वभाव रखो, तुम्हारे अपने अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। इस चीज का मतलब ये था। तो कैसे लिखेंगे? मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि मां ने उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद घमंड ना करने की सलाह दी, क्योंकि यह सफलता उन्हें अथक संघर्ष के बाद मिली थी, जिसे बनाए रखने के लिए विनम्रता आवश्यक थी। मतलब अगर हमारे पास सफलता आ गई तो उसका मतलब नहीं कि हमें घमंडी हो जाना है, हमें विनम्रता बनाए रखनी है, क्योंकि हमने बहुत संघर्षों, बहुत मेहनत के बाद प्राप्त करी। घमंड आने से तुम क्या होगे, दूसरों के अंदर वो प्रसिद्धि खो दोगे। तो ये सब चीजें तुमको नहीं करनी है। इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। घमंड ही पतन का मार्ग होता है। कि घमंड तो कहते हैं रावण का नहीं रहा तो किसका रहेगा। रावण कितना बड़ा भक्त था शिव जी का, मतलब कहते हैं सबसे उनसे बड़ा कोई भक्त शिव जी का हुआ नहीं। तो वो उसने भी जो है जब अपनी शक्ति पर घमंड कर लिया तो वही उसके पतन का कारण बनी थी। तो इसलिए आप चाहे जितने प्रसिद्ध हो जाओ, जितने अच्छे हो जाओ, लेकिन कभी उस चीज का घमंड मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। अब देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे थे धनराज पिल्ले के बारे में, लेकिन यहाँ हमसे ध्यानचंद जी के बारे में पूछ लिया, तो अब उनके बारे में हमें एक छोटा सा निबंध टाइप का लिखना है, या अनुच्छेद लिखना है, हम ऐसे बोलेंगे। मेजर ध्यानचंद 19 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1969 तक आपका भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता और तीनों बार वो भारतीय टीम के कप्तान भी थे, जिसमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। तो 3 जगह ये जो ओलंपिक हुआ था। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। उनकी स्टिक से चिपकी गेंद का ऐसा जादू था कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कि वह जादू की स्टिक से खेल रहे हैं। यहां तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका से उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया था। मतलब उनको यह शक था कि इनकी स्टिक में कोई मैग्नेट लगाए कि एक बार गेंद इनकी हॉकी से चिपक जाती है तो छूटने का नाम ही नहीं लगती। तो वहां लोगों को शक हो गया। तो क्या हुआ, उनकी हॉकी को तोड़ दिया गया और तोड़कर देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई चुंबक लगा हुआ है। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। अब एक जगह चुंबक लगाने की बात कही, दूसरी जगह क्या बोली गई कि उनकी हॉकी में गोंद लगा हुआ है। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं, उतने शायद ही दुनिया के अन्य किसी खिलाड़ी के विषय में सुने होंगे।
उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाहवाह कर ही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। मतलब जो प्रतिद्वंदी होते थे वो भी उनकी जो है हॉकी की स्टिक की जादुई को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रुडोल्फ हिटलर सरीके जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश रखी थी। मतलब हिटलर ने भी बोला था कि आप आकर जर्मनी की तरफ से खेलिए। सोचिए कितने बड़े खिलाड़ी थे ध्यानचंद जी। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर की ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया था। मतलब डॉन ब्रैडमैन भी उनके बहुत बड़े कायल बन गए थे, ये ऐसी खिलाड़ी थे। तो इस तरीके से जैसे हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी के खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके आगे का भी हमें जानना जरूरी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती ही रहे। किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब हमें हॉकी की विशेषताओं के बारे में लिखना। देखिए इस पाठ में जितने भी प्रश्न हमसे पूछे गए हैं ये स्वविवेक पर लिखने के लिए हैं। मतलब हमें अपने आप लिखना है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को कृपया करके आप लोग अपने तरीके से करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपके अंदर राइटिंग स्किल बढ़ेगी, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो आया है हमारे सामने क्या है, हॉकी का खेल भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफी प्रसिद्धि दिलाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो जो जो विशेषताएं हॉकी की, इसकी जरूरत नहीं, जितना हमने लिखा भाई आप और विशेषताओं को भी इसमें ऐड कर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने आपको समझाए। बार बार बोल रही हूं अपने आप लिखने, यानी कि आपसे बोला जाए आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखिए, तो आप उन्हें कहीं से भी जो है चीट करके लिखने की या किसी का देख के लिखने की कोशिश नहीं करिए। हमने आपके सामने क्वेश्चन के आंसर्स प्रस्तुत किए हैं, आप उनसे जो है कुछ आप आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिए। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।